अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा सेठी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा ईद के बाद तहरीक शुरू करने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक प्रेशर एक्सर्ट करने के तकरीबन सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर चुकी है, आजमा चुकी है और वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सिविल नाफरमानी अभी हमने हाल ही में देखा। अब कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं और मोतबर ज़राए से आ रही हैं, मोतबर सहाफ़ी दे रहे हैं। कल आपने उनका तस्करा भी किया, अंसार अब्बासी साहब। वो स्टोरीज पहले सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने की और उसमें भी सोर्सेज को कोट किया और अब भी सोर्सेज कोट करते हुए ये बता रहे हैं कि PTI अपने इत्तहादियों के साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात कर रही है, जिसमें से एक ऑप्शन ये है कि जो इत्तहादी लीडर्स हैं वो जाके इमरान खान साहब से बात करें कि थोड़ा टोन डाउन करें इस अटैक को जो वो करते हैं इस्टेब्लिशमेंट में, ताकि किसी ना किसी तरह स्पेस ढूंढी जा सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। स्पेशली जो टेररिज्म का इशू है, इसमें म्यूचुअल ग्राउंड तलाश किया जा सकता है। जब आप ऑन बोर्ड आएंगे तो जाहिर है फिर आप टेररिज्म के इशू पे इकट्ठा हो सकते हैं, आपको एक्सक्यूज मिल जाएगा कि आप तो इस मामले पर साथ हुए। यहाँ पर मेरा आपसे ये सवाल है कि वहाँ दावा किया गया कि एक यूट्यूबर कह रहे हैं कि जो 2 रहनुमा है तहादी, उन्होंने तो इनकार कर दिया कि इमरान खान साहब से जाके ये बात नहीं कर सकते। तो फ़र्ज़ करें अगर PTI ये ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करती है और टोन डाउन करने की रिक्वेस्ट इमरान खान साहब से जाकर करती है, तो वो आमादा होंगे? मेरा ख्याल है वो पहले भी ये रिक्वेस्ट की गई हैं, ये पहली दफ़ा नहीं है। ये तो हमें पता है इस बात का। मसला ये है कि मेरा ख्याल है हमें ये नहीं पता चलता कि ख़ान इनको क्या कहता है, मगर हमें जो बात अब समझ आती है कि अलीमा खान साहिबा, हमशीरा जो है उनकी, अलीमा खान साहिबा आके जो फिर बात करती है वो तो बड़ी हार्ड लाइन कि ख़ान ये कह रहा है, ख़ान ये कह रहा है। अब उनकी बात पे यकीन करना पड़ता है। अब पहले तो ज़्यादा लोग मिलते थे उनको, अब तो वैसे पाबंदियाँ लग गई हैं, ज़्यादा लोग मिलने के लिए इजाज़त ही नहीं मिल रही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा जो ख्याल है कि इमरान खान कोई बात ही नहीं करेगा इस चीज़ के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? अगर आप उसके पास जाएंगे ना उसको कहने के लिए कि जी आप ज़रा हथौला रखो, आपके जो लोग हैं उनको समझाएं कि ये जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, बड़ी एग्रेसिव किस्म की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इसको ज़रा ठंडा करें, हमें मौका दें कि हम कोई थोड़ी बहुत बातचीत चलाएँ, आगे बढ़ें, आपके लिए कोई स्पेस निकालें। तो मेरा ख्याल है ख़ान कहेगा कि मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। ख़ान डिनाई कर देगा कि उसका कोई कंट्रोल है इन यूट्यूबर्स के ऊपर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ऊपर जो ये काम कर रहे हैं। बिकॉज़ ख़ान अगर इसको डिनाई नहीं करता तो ख़ान के ऊपर बहुत सीरियस संजीदा किस्म के इल्ज़ाम लग सकते हैं कि आप एंटी स्टेट एक्टिविटी जेल से बैठ के कर रहे हैं और नए केसेस बन जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऑफिशियली तो इमरान खान नहीं मानेगा इस बात को। अच्छा। कहेगा मेरा तो रोल ही कोई नहीं है। दूसरा वो ये कहेगा कि आप बात करें, आपको किसने रोका है। मगर बात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट भी एक कदम पीछे हटे, गवर्नमेंट भी एक कदम पीछे हटे, तो वो इस किस्म की बातें चलेंगी। और ये फिर करेंगे क्या, ये आएंगे बात करेंगे और फिर कोई ट्वीट ऐसी आ जाएगी या ख़ान की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ ख़ान, जो कि फिर मसला बन जाएगा। यही एक पैटर्न चल रहा है अभी तक जी। और मेरा ख्याल है ये इतनी जल्दी ये पैटर्न ख़त्म नहीं होने वाला। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने अभी तक अपनी पॉलिसी जो है उसको तब्दील नहीं किया। क्या सोचा है तब्दील करने का, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है वो डटा हुआ है कि नहीं मैंने यही पॉलिसी रखनी है, अटैक करना, अटैक करना, अटैक करना। मुज़ाकरात किसी किस्म के हुकूमत के साथ करने के लिए इमरान खान तैयार नहीं है, क्योंकि जब भी ये बात आती है तो आगे से क्या बात आती है। अभी राना सनाउल्लाह ने फिर वो बात दोहरा दी कि जी मैं 9 मई पे माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने का मतलब ही है ये कहना कि हाँ हमने करवाया है। माफ़ी तो वही मांगते ना जिन्होंने कुछ किया हो। हाँ। तो जिन्होंने किया ही कुछ ना हो तो वो माफ़ी कहाँ से मांगेंगे। तो खान साहब का तो मौक़िफ़ यही है कि हमने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ वो या आपने खुद करवाया गया। फॉल्स फ्लैग कहते हैं वो, फॉल्स फ्लैग। तो ये खान साहब कैसे इस बात को माने। सारा बयानिया ही जो है हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट का खान साहब को जेल में रखने का वो यही है, सारा बयानिया यही। और अगर इसको खान साहब छोड़ देते हैं तो, और उधर गारंटी कोई नहीं ना, एक तरफ ये तस्लीम कर ले कि हाँ जी माफ़ी मांगते हैं, तो आगे से वो कहेंगे आपने इस तरीके से माफ़ी नहीं मांगी, इस तरीके से, और फिर ये कि आप तो गिल्टी हैं, रियासत पे हमला किया था। हाँ, तो फिर और एक नया बयानिया शुरू हो जाएगा, एक नया डायलॉग शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि खान ये बात मान जाए, और इनको भी पता है इस बात का। अच्छा। कि ये वो नहीं मानेगा, इसलिए ये कंडीशन लगा देते हैं। द गवर्नमेंट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू
Imran Khan. The establishment is not interested in talking to Imran Khan. They don't trust Imran Khan. And Imran Khan wants to talk to the establishment, okay? But the establishment is not ready to talk to him. Khan ने तो बहुत दफ़ा कहा है ना कि हम तो उन्हीं से बात करेंगे जो पावर वाले लोग हैं. कहा है ना, हम गवर्नमेंट से क्यों बात करें? हमने बात करनी है तो जो रियल पावर विल्डर्स हैं उनके से बात करेंगे. ये खान ने बहुत दफ़ा कहा है. मगर मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं है खान से बात करने के लिए, बिकॉज पता है उनको कि खान ने आगे से क्या कहना है. अगर एक दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट और खान के बराह रास्त रब्ता शुरू हो जाता है तो इससे इस्टेब्लिशमेंट का केस खान के ख़िलाफ़ कमज़ोर हो जाएगा. फिर वही होगा, वो कहेंगे लो जी खान सही सी, खान का केस स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये कमज़ोरी का इजहार है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट फंस गए ने तो हुन दे आर टॉकिंग, इसलिए दे विल नॉट टॉक. तो माई सेंस इज़ कि ये जो सारे खान साहब के जो लोग हैं जो बाहर फिर रहे हैं और हर रोज़ कोई ना कोई बयान देता है, बैरिस्टर साहब हो गए और भी लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई स्पेस क्रिएट की जाए, मगर वो स्पेस क्रिएट नहीं हो रही है. और मैं समझता हूँ कि आज अगर खान फैसला करे कि उसने स्पेस क्रिएट करनी है तो कम से कम 1 साल लग जाएगा स्पेस क्रिएट करने में. क्योंकि 1 साल के दौरान मॉनिटरिंग होगी कि आप क्या कह रहे हैं, आपके लोग क्या कह रहे हैं, कितना तावन कर रहे हैं, किस इशू के ऊपर आप अभी भी झगड़े कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या आपके ऊपर एतमाद किया जा सकता है कि नहीं, कल को आप फिर यू टर्न तो नहीं ले लेंगे. बस जब भी ये बात आगे चलती है खान फिर यू टर्न ले लेता है. तो ये इस किस्म के मसले चल रहे हैं. इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन बड़े वाज़ेह स्ट्रेट फॉरवर्ड सी पोजीशन कि यू नो आप जो आप जिस तरीके से आप टेक ऑन किया हुआ है आपने ये ख़त्म करें इस चीज़ को और पार्लियामेंट में वापस आए. तो खान तो पार्लियामेंट में भी नहीं आना चाहता, वो तो मानता ही नहीं पार्लियामेंट को. तो इसलिए आई थिंक खान हैज़ टू हैव अ मेजर चेंज इन पॉलिसी. और वो कौन कराएगा या मैं समझता हूँ सवाए बुशरा बीबी के और कोई नहीं करवा सकता. अच्छा, लेकिन मेरा पुराना मौक़िफ़ है, मैं फिर यही कहूँगा कि एक ही चाबी है खान साहब को के दरवाजे खोलने की, वो है बुशरा बीबी. अब कैसे वो करेंगे या नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कि पहले कोशिश हुई थी इसके ये रास्ता इख्तियार किया जाए, मगर फिर वो जो 24 नवंबर 26 नवंबर वो जो धरना था उसके लिए वहाँ जाके गड़बड़ हो गई. मेरा ख्याल है कि प्लान यही था कि बुशरा बीबी उससे पहले ही गड्ढापुर साहब के साथ बाहर आ जाएंगी और निकल जाएंगी. मगर फिर मेरा ख्याल जज्बे के अंदर वो बात को आगे ले गई और वहाँ जाके फिर गड़बड़ हो गई, फायरिंग भी हुई और जो कुछ हुआ. बिल्कुल. तो उसके बाद फिर सारा कुछ बिगड़ गया. तो आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड. ओके, तो ये इस सिचुएशन में जो आप कह रहे हैं कि सियासी स्पेस अगर हासिल करने में वक्त लगा तो वो 1 साल का लगेगा, क्या करंटली इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ या सियासत उन्हें इररेलेवेंट कर चुकी है या गवर्नमेंट की उन्हें इररेलेवेंट करने की कोशिशें आपको कामयाब होती दिखाई दे रही हैं? ट्विटर उस तरह से गोले नहीं उगल रहा, फिर उन्हें इजलास में नहीं बुलाया जाता, फिर लोगों से मुलाकातें भी नहीं करने दी जाती, तो इररेलेवेंट हो रहे? इररेलेवेंट नहीं है. देखिए गवर्नमेंट का एक पहला तो ये है ना कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो डायरेक्ट अटैक्स आती हैं आर्मी चीफ के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट, वो तो बंद होनी पड़ेंगी. सबसे पहला कदम खान साहब और उनके साथियों को ये लेना पड़ेगा. ये कहना कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम तो नहीं चाहते, ये JIT में जाके जो उन्होंने बातें की हैं वॉलंटियर्स तो वो नहीं चलेगा. वो कहते हैं जी नहीं आप ही के कंट्रोल में. अच्छा, बाय द वे इनके लोगों को भी पता है कि खान साहब के कंट्रोल में बहुत हद तक, कुछ हद तक नहीं भी है, मगर जो लोग उनके पॉइंट पर्सनस हैं वो तो कर रहे हैं ना. तो उनको अगर रोक दिया जाए और 3 महीने 4 महीने कोई किसी किस्म की प्रोवोकेशन ना हो और ये सारा जो मामला यहाँ तक चढ़ा हुआ है इस वक्त, वो पानी उबल रहा है, उसको ज़रा गिराया जाए ना नीचे, ताकि ये जब गिरेगा तो स्पेस बनती है. उससे पहले स्पेस नहीं बनेगी. ये नहीं होगा कि जी अच्छा जी हमने कह दिया और उन्होंने 10 दिन कोई बात नहीं की और 11वें दिन उड़ा के रख दिया फिर. तो दैट स्पॉइल्स द इंटायर प्रोसेस. इसलिए मैंने कहा साल लगेगा. क्यों? क्योंकि ये एक एतमाद बिल्ड करना है कि आप जो कहते हैं उस पर फिर बैठते भी हैं, उसको अपहोल्ड भी करते हैं. बिकॉज एज आई सेड प्रेशर जो है वो खान साहब की पार्टी का है कि हमारे बंदे को रिलीज़ किया जाए, हमें स्पेस मिलनी चाहिए. इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, ठीक है, उनके पास एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चल रही है, कोई गवर्नमेंट को ख़तरा नहीं है किसी किस्म का.
वो जो ये तालिबान और ये बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो समझते हैं ये तो पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा, इसके साथ गवर्नमेंट नहीं डिस्टेबलाइज होती। और हमारे प्रोग्राम IMF का प्रोग्राम भी चल रहा है, बाकी सब कुछ चल रहा है, आना जाना भी हो रहा है, फॉरेन विजिटर्स भी आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, कभी चीन जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। और अमेरिका के साथ भी वो तलवार वो भी जो तलवार लड़ गई थी वो भी खत्म हो गई। तो क्या हमें हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ये एस्टैब्लिशमेंट की सोच है। अच्छा। जो प्रेशर है वो तो उसको समझते हैं हमने कंट्रोल कर लिया या कर लेते हैं। मतलब ये जो रिप्रेशन हो रही है, लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये कर लिया जाता है, तो वो अभी मैनेज कर रहे हैं ना। तो अगर तो उनके वो ना मैनेज कर सके किसी स्टेज पे, फिर प्रेशर पड़ेगा उनके ऊपर, मगर अभी तक तो वो मैनेज कर रहे हैं। राइट। तो मैनेज करने की जो कोशिश है, इमरान खान साहब को मैनेज करने की जिस कोशिश का आपने तस्करा किया कि वो बुशरा बीबी के ज़रिए हो सकती है, हमने देखा कि वक्तन फ़ौक्तन लोगों ने कोशिश की इमरान खान साहब को समझाने की या मनाने की या लाने की आगे। उसमें बैरिस्टर गौहर भी शामिल है, उसमें अली अमीन गंडापुर भी शामिल है, और अब ये इत्तेहादियों के ज़रिए एफर्ट हो रही है। और बैरिस्टर गौहर इत्तेहादियों से रिक्वेस्ट करें, इसका ये मतलब बैरिस्टर गौहर खुद नहीं ये कर पाए या बाकी लीडरशिप नहीं कर पाई। क्या इत्तेहादियों की या पार्टी लीडरशिप की नाकामी के बाद, इमरान खान साहब को समझाने की नाकामी के बाद, माइनस इमरान खान हो सकता है? पहली बात तो ये है कि गंडापुर साहब ने कोशिश की, फारग हो गए। हाँ, खान ने फारग किया जी, वो बिल्कुल जुनैद अकबर साहब को ले आए। बैरिस्टर साहब ने कोशिश की, वो भी फारग हो गए। हाँ, बिल्कुल हो गए। हाँ। अलीमा खान बोलती है। बैरिस्टर साहब बेचारे भी कह रहे थे कि मैंने तो ये बात की थी, मेरी बात नहीं किसी ने मानी। शरीफ आदमी हम जो बात है कर देते हैं। अब इत्तेहादियों की तरफ जा रहे हैं, वो भी इनका इनकार हो रहा है। वो मसला वही है, खान साहब का मसला इधर नहीं है, मसला उधर ही है। सबको पता है कि जावांगे तो उससे बात नहीं माननी, या उससे और आगे से कोई ड्रामा कर देना है, या कुछ हमें कहेगा, हम आके यहाँ तसलियाँ देंगे, पीछे से कुछ और हो जाएगा। ये प्रॉब्लम बना हुआ है खान का। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि एक ही शख्स है, उसी के ऊपर काम किया जाए, उसी के साथ बातचीत की जाए। अच्छा। उसी के साथ नेगोशिएशंस की जाए। चाबी सिर्फ बुशरा बीबी के पास। अच्छा। शाह महमूद कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब बेचारे, वो तो मुझे तरस आता है उन पे कि वो तो पार्टी में नंबर 2 थे। हाँ। तो अब तो नंबर 10 भी नज़र नहीं आ रहे हमें। हाँ। और मुझे नहीं एक बात की समझ आती, आनी चाहिए मगर आती नहीं है, कि भाई उनको क्यों जेल में रखा हुआ है आपने? हाँ। वो तो आपके काम के आदमी हैं, वो तो अगर कोई रोल अदा कर सकते हैं तो वो यही कर सकते हैं, खान को समझाने का। तो उनको आपने जेल में रख के क्या आपको फ़ायदा हो रहा है? उनको बाहर आने दें, उनके साथ बात करें कि भाई आप कोई बात आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो तो बड़ा सेंटर ऑफ द रोडर है ना। वो तो इनकलाबी शख्स नहीं है। वो तो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी फैमिली और उनके हमेशा रहा है। बिल्कुल। तो अब वो फंसे हुए हैं खान साहब के साथ। अब मगर आपने देखा कि PTI तो उनको घास ही नहीं डालती। हाँ, कहीं तस्करा नहीं आता उनका कुर्बानियों में, और या वो बेचारे बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं हमसे बात कर लें आके, तो मगर कोई करता नहीं उनसे। तो उनको जेल से निकालें यार, उनको छोड़ें, लेट हिम कम आउट, लेट हिम ट्राई एंड गेट बैक इनटू द पार्टी हायरार्की। वो पॉजिटिव रोल ही अदा करेंगे, नेगेटिव नहीं करेंगे वो। जैसे परवेज इलाही साहब एक तरह से रिहा हुए और उसके बाद वो खामोश हैं, गोशा नशीन है, तो कभी ना कभी काम आ सकते हैं अगर वो चाहें। हाँ, मगर वो परवेज के मसले बहुत से है ना। इसीलिए मेरा ख्याल है वो खामोश हैं। उनका PTI में कोई लेन देन नहीं है। वो बाहर से आए थे, बाहर ही रह गए। PTI वाले उनको मानते भी नहीं है। एक ज़माना था कि PTI वाले तो उनको गालियाँ देते थे। वो तो PTI में कोई सपोर्ट में निकले, जबकि बाजवा साहब की छुट्टी होगी और उनको बचाने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि मैं PTI के करीब रहूं, बाकी तो कहीं और मैं जा नहीं सकता। तो इसलिए वो इस वक्त जिससे कहते हैं ना कि चला हुआ कारतूस है। कुरैशी साहब को ज़रा निकालें बाहर, उनको उनसे बातचीत करें, कोई काम शाम लें उनसे, समझाएं उनको, वो आगे जाके समझाएं। इस वक्त तो पार्टी जो बाहर है बड़ी कमज़ोर है। उसको कोई थोड़ी बहुत अगर वो स्ट्रॉन्ग होती है वो पार्टी, तो फिर उसके बाद उस पार्टी की बात भी सुनी जा सकती है। तो इसका मतलब है माइनस इमरान खान की सूरत में प्लस शाह महमूद कुरैशी हो सकता है। हाँ, मगर माइनस इमरान खान नहीं हो सकता। ये पार्टी ही इमरान खान है। देयर इज़ नो पार्टी विदाउट इमरान खान। Okay, there is no number 2, there is no number 3, there is only Imran Khan, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
But there was no party without Nawaz Sharif as well. अब शहबाज शरीफ is working, Maryam Nawaz is working. हाँ, but the party was नवाज शरीफ. नवाज शरीफ इसीलिए वापस आए लंदन से, इसीलिए उन्होंने आके पार्टी को लीड किया. मगर ये हमेशा यही था कि आप नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उनको इस्तेमाल किया गया था टू ट्राई एंड विन दिस इलेक्शन. खैर वो जिस हद तक कामयाब हुए या नहीं हुए सबको मालूम ही है. मगर बारी अब थी शहबाज शरीफ साहब की. ये हो नहीं सकता था कि ऊपर नवाज शरीफ साहब हो नीचे मरियम हो. ये तो चलना नहीं था ना. ये तो फार्मूला जितनी भी चाहत थी इसकी फैमिली के अंदर, अच्छा. वो हो नहीं सकती थी कि उत्ते प्यो तो थले ती, वो तो शोर पड़ जाना था. तो और इसलिए फिर ये कॉम्प्रोमाइज़ हुई कि उत्ते भरा थे थले ती. ठीक, मरकज़ और सूबा. तो मियाँ साहब ने तो कुर्बानी दी है जी. अच्छा सिर साहब, इस सिचुएशन में जब पीटीआई के लिए बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, क्या ईद के बाद पीटीआई तहरीक चलाने के काबिल होगी? क्योंकि मौलाना की तरफ से भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है. कोई किसी किस्म की कामयाबी नहीं होगी. अब कोई सूरत हाल तब बदलेगी नहीं. आपका ख्याल है रोज़े रखने के बाद सब तब्दील हो जाएगा? यानी उन्होंने खुद इशारे दिए हैं कि ईद के बाद तहरीक शुरू करेंगे. तहादी और बोर्ड आ जाएंगे. पहले ही फेल होगी है तो अब और कहाँ. अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, तहरीकें गर्मियों में भी नहीं चलती. तहरीकें सर्दियों में चलती हैं. आप तारीख पढ़ लें पाकिस्तान. बिल्कुल, अक्टूबर के बाद शुरू होता है मौसम बदलना और तहरीकें जोर पकड़ना. मार्च तक होता है, मार्च अप्रैल तक. उसके बाद ये भी बड़ा अच्छा इशारा दिया आपने. सीजनल तहरीकें होती हैं. जेलें भी काटना गर्मियों में बड़ा मुश्किल है. लीड करना लोगों को बड़ा मुश्किल है. और फिर बारिशें होती हैं, फिर हवस होती है. ठीक. तो इसलिए बड़ा मुश्किल होता है तहरीक चलाना हमारे यहाँ. मई, जून, जुलाई, अगस्त वेरी डिफिकल्ट. हाँ, लेकिन मार्शल लॉ लग जाते हैं जुलाई में. चलें. हाँ, मार्शल लॉ तो लगता है ना, क्योंकि बेस्ट टाइम होता है ना मार्शल लॉ लगाने का. क्योंकि उस वक्त कोई खड़ा नहीं होता ना. खड़ा नहीं हो सकता गर्मी में. शिकर दोपहर में. चले, अब जब बात हो रही है पीटीआई की तो बात अली अमीन गंडापुर साहब की करते हुए उनके एक रोल की ऑफर की बात कर लेते हैं. वो ये कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान तालिबान के साथ बातचीत को लीड कर सकते हैं. क्योंकि हम एक तरफ कमेटी के इजलास से सुनते हैं और वज़ीर दिफा कहते हैं कि अटैक होगा, स्ट्राइक्स होंगी अफगानिस्तान में मसले के हल के लिए, या मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी होगी. ख्वाजा आसिफ ने. जी, ख्वाजा आसिफ हमारे वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं. दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हमारे नुमाइंदा जो अफगानिस्तान के लिए हैं मोहम्मद सादिक साहब, वो अफगानिस्तान पहुँच गए. तो अटैक्स कहाँ रह गए अफगानिस्तान के मामले में? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. देखिए, मैंने हमेशा आपसे बात की कहा है इस प्रोग्राम में कि टॉक फाइट का मतलब क्या है. ये कभी ऐसे नहीं होता कि सिर्फ फाइट ही हो. हमेशा टॉक भी होती है. अच्छा. अब यूक्रेन में हो रही है ना लड़ाई जी. तो टॉक भी हो. वो कहते हैं टॉक करो, सिर्फ फाइट के साथ तो काम नहीं चलेगा. तो टॉक तो चलती रहती है. अच्छा. वो इसीलिए चलती है कि अगर टॉक कामयाब हो जाए तो फाइट जो है उसको फिर रोक दिया जाए. मगर फाइट को अगर रोका जाए तो टॉक कामयाब नहीं हो सकती. बिकॉज वो जो प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं जो फाइटिंग के जरिए मिलते हैं, एक हावी हो गया, एक कमज़ोर हो गया, वो फिर उनको मिलते नहीं हैं. तो वो जो लड़ाई होती है उसके साथ आपकी टॉकिंग पोजीशन बेहतर हो जाती है जो लोग जीत रहे हों. तो इस वक्त तो रशिया जीत रहा है ना वहाँ. इस वक्त तो इसलिए यूक्रेन वाले जो हैं वो तो दे डोंट वांट टू गेट इनटू टॉक्स. वो तो कहते हैं जंग को कंटिन्यू किया जाए. वो तो डोनाल्ड ट्रंप उनको धमकियाँ दे रहा है कि मैं आपके हथियार बंद कर दूंगा, एम्यूनेशन बंद कर दूंगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर दूंगा, आप टेबल पे आए बात करें. और उधर जो यूरोपियंस जो हैं वो अब इकट्ठे हो गए हैं. वो कहते हैं कि नहीं, ये तो बड़ी कमज़ोरी का इजहार है और हम तो नहीं छोड़ेंगे इसको. तो उन्होंने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने शुरू कर दिए हैं. उन्होंने ट्रंप के खिलाफ एक महाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं. वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहाँ और इतना आसान नहीं होगा. मगर तो यही चीज़ें चल रही हैं इस वक्त. ट्रंप की और पुतिन की बातें चल रही हैं. ट्रंप, पुतिन और चाइना की बातें चल रही हैं. मगर रशिया के साथ ज़ेलेंस्की की बात नहीं अभी चल रही. वो भी आगे चलेगी, आप देखिएगा वो चलेगी. तो इनकी बात जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं गंडापुर साहब, वो क्यों नहीं मानी जा रही? 2 माह से उन्होंने एक पीस प्लान दिया है और वो फॉरेन ऑफिस और इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास अब तक पड़ा है. ये तो गंडापुर साहब कहते हैं ना. इसमें हकीकत क्या है और क्या नहीं है, वी डोंट नो. और गंडापुर साहब जो है वो मतलब कुछ कर भी सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये तो नहीं वहाँ जाके कोई और ना काम ख़राब कर दें, कोई और वादे ना कर रहे हैं. देखिए ना, अभी यहाँ केपी में तो पोजीशंस बड़ी वाज़ेह हो गई हैं. गंडापुर साहब कहते हैं कि जो लोग यहाँ सेटल हो गए हैं अब उनको रहने दें और लड़ाई झगड़े ना करें. दूसरे लोग हैं जो तालिबान हैं वो लड़ाई झगड़े के वो कर रहे हैं. एस्टैब्लिशमेंट हमारी कहती है लड़ाई झगड़े करने फिर लड़ना पड़ेगा. तो ये तो मसले बन रहे हैं ना. गंडापुर साहब केपी की गवर्नमेंट से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करना चाहते. उन्हें डर लगा हुआ है कि अगर उन्होंने
कुछ हेल्प की, एस्टैब्लिशमेंट की, तो सारी अटैक जो है वो केपी गवर्नमेंट पे आएगी जी। अभी तो सिर्फ कुछ मखसूस इलाकों में हो रहा है ना, और वो भी अटैक हो रही है ऑन पुलिस स्टेशन या सिक्योरिटी के लोगों के ऊपर। सिविलियन इदारे जो हैं या गवर्नमेंट के इदारों के ऊपर नहीं हो रही वहाँ। जैसे एएनपी को पहले टारगेट किया गया माजी में, उस तरह पीटीआई को नहीं किया जा रहा। जिस दिन गंडापुर ने हाथ बटाया एस्टैब्लिशमेंट का, उस दिन गंडापुर के ऊपर अटैक आएगी एंड ही विल बी अ टारगेट। तो वो तो नहीं करेगा। तो इसलिए आई थिंक देयर आर दीज इश्यूज। इसीलिए वो कहता है मैं यहाँ ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। अब विदाउट द प्रोविंशियल, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट प्रोविंशियल हेल्प या प्रॉमिस मांगे हेल्प तो फिर मिलती है ना। तो यहाँ इस किस्म की सूरत हाल नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट जिस दिन चाहे फौज कहीं भेज दे, फिर कानून इस्तेमाल करना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ा रुकावट जो है वो केपी की गवर्नमेंट है, क्योंकि वहाँ जो मौक़िफ़ है वो यही है कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे यहाँ। इसीलिए आप देखें ना, पीटीआई के जो पीपीएमएलएन के जो स्पोक्समैन हैं जी, तलाल साहब, वो भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होगा केपी जी। उन्होंने कहा कि नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कमेटी में। मगर बात तो है ना, ऑपरेशन जो है नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ऑपरेशन तो पहले भी हुए थे और अब फिर होंगे। तो अब ये है कि ये गंडापुर साहब को बनाने वाली बात है। गंडापुर साहब ने इमरान को मनाना है। इमरान के ओके के बगैर गंडापुर विल नॉट कंसीड एनीथिंग। उड़ जाएगा वो तो, खान एक ही इशारा करेगा और गंडापुर उड़ जाएगा एज चीफ मिनिस्टर। तो फिर कहाँ जाएगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो गंडापुर की पोजीशन इज डिफिकल्ट। इसीलिए वो यही चीज़ रट लगी हुई है कि मुझे भेजें मुझे भेजें। अरे मुझे भेजने के साथ होना कुछ नहीं, एक महीना और मतलब मौका मिल जाना भाग दौड़ करने का कि जी मैं ये गया मैं वो गया। फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी कि तालिबान कहते हैं हमसे ये वादा किया था और फेडरल गवर्नमेंट पूरे वादे नहीं कर रहे। मतलब फिर ये सारा कुछ शुरू हो जाएगा। सोल्यूशन गंडापुर के पास नहीं है। अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास सोल्यूशन नहीं है तो गंडापुर साहब के पास कहाँ से सोल्यूशन आ गई? नहीं आ सकती। इसलिए आई थिंक सादिक साहब गए हैं वहाँ अगेन के एक्सप्लेन करने कि देखिए जो कुछ हमारे ऊपर हो रहा है, हम बहुत जैसे कहते हैं ना, वी आर एट द एंड ऑफ द लाइन। बस हो गई हमारी। अब हम कैसे रोकेंगे हमारे फौज को? वो दे आर रेडी टू कैरी आउट अटैक्स। ठीक, और ये बात बिगड़ जाएगी आपके लिए भी हमारे लिए भी। और ये फिर जाके अफगानिस्तान के अंदर एक और नया सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। उस सिविल वॉर में मतलब आप नहीं बच सकते, किसी का फायदा नहीं आप में से। आप नहीं बच सकते। हम तो दूर बैठे हैं ना। सिविल वॉर तो आपके यहाँ होगी, हमारे यहाँ तो नहीं होगी, आपस में होगी। तो फिर अगर ऐसे हुआ तो फिर किसी का फायदा नहीं है आपके यहाँ। उससे बेहतर ये है कि आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी है कि हमारे साथ हाथ बटाएं। हमने पहले भी आपकी हेल्प की है, हमेशा हमने आप लोगों की हेल्प की, आपको पनाह दी, आपको सब कुछ किया। अब क्या हो गया कि आप हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं? हमने क्या गुस्ताखी की है? अगर कोई गलती हुई है तो बताइए, विल सेट इट राइट। बट इवेंचुअली योर सर्वाइवल जो है डिपेंड्स ऑन अस एंड आवर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन यू। तो वी नीड टू एक्ट टुगेदर। ये बलोच जो हैं या टीटीपी वाले जो हैं, ये अफ़गानिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू मेक इट एन आउटपोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं हैव नॉट नथिंग टू डू विद अफगानिस्तान। उनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है। आप क्यों अपने लॉन्ग टर्म एलाई फ्रेंड को आप एलियनेट एंटेगनाइज क्यों कर रहे हैं? क्या मिल रहा है आपको इससे? हमें बताएं, हमने आपकी कब मदद नहीं की? और अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत है किसी चीज़ में, वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। हम अमेरिका से आपके पैसे छुड़ाने के लिए तैयार हैं, हम आपको रिकग्नाइज करवा देते हैं। ये कर भाई बहुत कुछ हम कर सकते हैं। अच्छा, आप भी तो तावन करें ना। आप ये जो दो बैठे हुए हैं यहाँ, एक टीटीपी और एक बीएलए, इनको ख़त्म करें या हमें इजाज़त दें कि हम इनको ख़त्म करें। मगर ये क्या बात हुई कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं और आप उनकी साइड लेते हैं? तो मतलब है, तो सादिक विल सिट एंड एक्सप्लेन दिस अगेन। ये होता यही है कि एक बार एक चीज़ को 10 बार कहना पड़ता है। हाँ। और लोग उस वक्त समझ आती है उनको जब उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब तालिबान का वो वक्त आ गया है कि नुकसान होने वाला है उनका। वो कैसे? अब तो अंदर में फूट पड़ गई ना। हाँ। वो सिविल हकानी नेटवर्क जो है वो अब एक्टिव होने जा रहा है। हाँ, बिल्कुल वो एक्टिव हो जाएगा। उसमें तो अब ये तो बात सामने आ गई है ना कि वहाँ खुल के इख्तिलाफात हैं। तो फिर अगर हकानी नेटवर्क जो है, जब हकानी नेटवर्क कहेगा कि हमें भी पैसे चाहिए। अभी सिराज हकानी ने इल्ज़ाम लगाया है तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर कि मैं हूँ इंटीरियर मिनिस्टर, तो मुझे तो आप फंड्स नहीं देते।
मेरी मिनिस्ट्री को फंड्स की ज़रूरत है, आप मुझे फंड्स नहीं देते, उसने तो इल्ज़ाम लगा दिए। तो बात यह है कि ये एट द एंड ऑफ जो गेम होती है पावर की, उसके अंदर फंडिंग और पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई थिंक पोटेंशियली पाकिस्तान का जो एलाई वहाँ बनेगा वो हक्कानी नेटवर्क एलाई बनेगा, अगर TTA जो है वो नहीं बनते तो। और आई थिंक पाकिस्तान कैन प्ले अ रोल कि बिटवीन अखुनज़ादा एंड हक्कानी नेटवर्क कि उनको लड़ाई झगड़े उनके बंद किए जाएं। राइट, मगर वो ये कि पाकिस्तान हैज़ टू प्ले अ रोल। हाँ, तो ये पुल पाकिस्तान बन सकता है अगर वो इस तरह का किरदार पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं या पाकिस्तान के ऑप्शंस एक्सेप्ट करते हैं। मीनवाइल ज़ल्मे खलीजा दोबारा सेन हो रहे हैं अफगानिस्तान में, तो इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? मैसेज क्या एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। अफगानिस्तान डिस्कस हो रहा है और हमारे नुमाइंदे वहाँ पहुँचे हैं। आपने बताया कि मुलाकातों में क्या बात कर रहे होंगे। उससे पहले एक विजिट था ज़ल्मे खलीलज़ाद का, और एक और उनके साथ एडम बोलर थे जिन्होंने एक प्रिजनर रिलीज़ कराया तकरीबन 2.5 साल के अरसे के बाद उसकी रिहाई मुमकिन हुई। उससे ये लगता है जैसे अमेरिका अब अफगानिस्तान के साथ मामला डायरेक्ट डील कर रहा है इंस्टेड के वो पाकिस्तान के थ्रू करे। जैसे मैंने आपसे सवाल किया था वेपन्स की वापसी कैसे होगी, फिर बगराम एयरबेस पे हम कब्जा दोबारा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी, तो ऐसे लग रहा था पाकिस्तान रेलेवेंट होने जा रहा है। इस विजिट के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा। आयशा, ये तो आपका क्या ख्याल है, रातों रात हो गया ये? इसके पीछे कम से कम 6 माह की डिप्लोमेसी हो रही होगी और कतर बेस्ड। अच्छा, क्योंकि ज़ल्मे के तो तल्लुकात कतर वाले हैं ना, प्लेड रोल इन द ओरिजिनल टॉक्स जी। तो मगर कतर जो है, ये ज़ल्मे जो है इज़ नॉट अ रिपब्लिकन, तो इसलिए ये इसने मेरा ख्याल है देखा कि अब वो बात आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये कर रहा था ना उसको डील, तो इसने सोचा अच्छा मौका मैं अपनी तरह पहुँच जाऊँ साथ। अच्छा, तो ये तो 6 माह की कम से कम नेगोशिएशंस के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ज़ल्मे जो है ही रिप्रेजेंट्स डोनाल्ड ट्रंप, ही डजंट। वो नंबर लगा रहा है कि किसी तरीके से इनकी रेलेवेंस फिर से बढ़ जाए। अब क्या वो होगा या नहीं होगा, या वो अपनी पोजीशन बनाएगा एज एनवॉय टू अफगानिस्तान, या ये वो आई डोंट नो। बट मेरा ये ख्याल है कि ही इज़ क्वाइट डेस्परेट और वो हर जगह पे पहुंचने की कोशिश करेगा। पहले उसने कोशिश की वही इमरान खान वाला एंगल, इमरान खान, उसने वो अभी फिर ट्वीट किया, हाँ, तो मतलब है कि वो तो लगा रहेगा, बिकॉज उनका ये ख्याल है कि जिस दिन अमेरिकन पॉलिसी चेंज हुई तो ही शुड बी रिमेंबर्ड कि ही प्लेड अ रोल इन चेंजिंग इट। तो वो तो उसने तो अब स्टेक्स अपने बिल्ड इन किए हुए हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ बात करनी है तो ज़ल्मे करेगा। मगर अभी तो अमेरिकन आर नॉट इंटरेस्टेड, डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी नहीं है टू डिसएंगेज विद पाकिस्तान और टू एंगेज इन अ पर्टिकुलर मैनर विद पाकिस्तान। तो अब ये अफगानिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई रिवर्स ऑफ हनी एंड पीस विल फ्लो, ऐसी बात नहीं है। तालिबान चाहते हैं कि उनके जो पैसे फंसे हुए हैं वहाँ वो रिलीज़ हों, रिकग्निशन हो। उनका तो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है, इसको डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर बातें कर रहा है इन लोगों के साथ। बट यस, आई थिंक तालिबान की कोशिश यही होगी कि जहाँ भी वो बराह रास्त किसी मुल्क के साथ बात करें, उनको वो प्रेफरेंस होगी कि पाकिस्तान को बीच में ना लाया जाए। और पाकिस्तान की ये कोशिश होनी चाहिए कि हर स्टेज पे अपने आप को अंदर घुसे। तो क्या ये सादिक साहब इसलिए गए हैं कि वो कहीं अमेरिका डायरेक्ट ही ना मामलात कर ले, हम भी जाके? मेरा ख्याल है सादिक साहब के भी ये ट्रिप, ये तो नहीं होता कि रातों रात ट्रिप प्लान हो जाती, पहले से प्लान हुई होगी, कम से कम 1 हफ्ता पहले से खताबत हो रही होगी बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कि जी मैं आ रहा हूँ, मैंने मिलना है, मैंने ये करना है। तो आई थिंक ये कोइंसिडेंस हुआ है, ये नहीं है कि किसी साजिश के तहत वो पहुँचे और ये भी पीछे पहुँच गए, ऐसे नहीं हुआ। बट आई थिंक ये अच्छा वक्त था वहाँ होने का, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि कितनी गहरी ये मूव है बिटवीन अमेरिका एंड अफगानिस्तान। क्या ये वन ऑफ है या इसके पीछे या आगे कुछ और भी है कि नहीं? इट्स अ गुड टाइम फॉर हिम टू बी देयर। और इनके बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ, इज़ वेरी नॉलेजेबल, बड़ा ज़बरदस्त डिप्लोमेट है। और जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो इनको फारग कर देते हैं और अपना कोई बंदा ले आते हैं, फिर उसके बाद वापस इन्हीं के पास जाते हैं। 3rd or 4th टाइम इनको बनाया गया है स्पेशल एनवॉय, एंड ही इज़ वेरी नॉलेजेबल। मुलाकातें तो अच्छी हो रही हैं उनके वहाँ, फॉरेन मिनिस्टर, अफगान फॉरेन मिनिस्टर से भी हुई है। अब देखते हैं उनके आउटकम्स क्या होते हैं विजिट के। अफगानिस्तान के साथ मामलात बेहतर बनाने की हर कोई अपने तौर पर कोशिश करता रहे, मौलाना भी करते रहे, लेकिन मौलाना भी अभी इररिलेवेंट हो चुके हैं। और एक और पॉलिटिशियन जिनको आप
समझते हैं कि वो असासा होंगे मुस्तकबिल में, वो है नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब कभी कभार ही बात करते हैं, लेकिन अब उन्होंने बात की है बलूचिस्तान के इशू के ऊपर, खुसूसन ये जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ उसके बाद वो दुख महसूस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो बलूचिस्तान के लिए कुछ करें, और वो विज़िट भी करने वाले हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इसका हल जमहूरी तरीके से ही मुमकिन है। क्या जमहूरी तरीका आजमाया नहीं किया आज तक? नहीं, जिसको ये जमहूरी तरीका कहते हैं उसी की वजह से तो ये सारा कुछ हो रहा है वहाँ। जमहूरियत तो यहाँ कभी हुई नहीं। ये सारी जो क्वेश्चन है ना नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का, इसे लिटरेचर में कहा जाता है द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, यूनाइटेड नेशंस में भी और हर जगह। यही हम कश्मीर के बारे में भी कहते हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन उनको मिलनी चाहिए, हक़ खुद इरादियत। हक़ खुद इरादियत, ये हक़ खुद इरादियत जो है ना, ये इट्स अ डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशंस। अच्छा। मगर उसको उसके दो माने होते हैं। एक ही होता है कि हक़ खुद इरादियत जो है इसमें सेसेशन भी इंक्लूडेड है। अच्छा। अलहदगी पसंद तहरीकें जो होती हैं वो इसके तहत चलती हैं। वो कहती नहीं, वो चल सकती हैं, हाँ, वो कहती हैं जी ये हमारा हक़ है। हाँ। दूसरी जो चीज़ जो ऑटोनॉमी की बात करते हैं वो भी यही कहती है कि ये हमारे राइट्स हैं, प्रोविंशियल राइट्स, खुद मुख्तारी। तो अब ये है कि ये चीज़ें चल रही हैं। मियाँ साहब का ये मतलब है कि मेरा ख्याल है जो इशारा वो ये कर रहे हैं कि ये काम सारे ख़राब हुए हैं जब से कुछ मुदाखलत नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस मीनिंग नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस की मुदाखलत हुई है। 3 दफ़ा 10-10 साल मार्शल लॉ रहा है इस मुल्क में, और जब भी मार्शल लॉ रहा है या डायरेक्ट गवर्नेंस हुई है तो उस वक़्त इश्यूज़ बने। अयूब खान के ज़माने में रेबेलियन हुई बिकॉज उन्होंने कोई इस किस्म के कदम उठाए जिसके साथ एतमाद ख़त्म हुआ और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। इसी के साथ मुशर्रफ के ज़माने में भी यही हुआ, ठीक है ना। तो आई थिंक उनका ये कहना है कि ये मामले जो है दे बेस्ट सॉर्टेड आउट बाय पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियन से मुराद ही होती है कि जमहूरी रास्ता। अच्छा। तो ये उनका कहना है, इससे ज़्यादा वो कोई बात नहीं कर रहे। बिकॉज अभी तो आपको पता है ना कि वहाँ बलूचिस्तान में पॉलिटिशियंस तो नहीं चला रहे ना। ठीक है, चले। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब ये इरादा रखते हैं, मगर ये मैं सो देख रहा था कि मेरा ख्याल है उनको सवाल पूछा गया जी, उनको कहा गया ये नहीं कि उन्होंने खुद को बयान दिया, सवाल पूछा गया कि बलूचिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है तो आप क्या कहते हैं, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो जब इस किस्म का सवाल हो तो आगे से बंदा की कहे कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मन नहीं पता क्यों हो रहे। तो बंदा कहता हाँ मुझे पता है, बड़ा अफसोस हुआ है, हाँ मैं जाऊँगा, मैं देखता हूँ। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं है इसकी। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि इसकी अहमियत होनी चाहिए। मियाँ साहब को ख़ुद तो नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है ये प्रपोज़ल जानी चाहिए कि मियाँ साहब क्वेटा जाएं और वहाँ जाके कुछ दुखती हुई रगों को हाथ रखें। और मैं समझता हूँ पहला कदम, अभी मैंने सुना है कि बारूम बलोच साहिबा को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मैं समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है कि उनके साथ बैठ के कोई बातचीत की जाए और उनको समझा जाए अब कि शी इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑपोजिशन इन बलूचिस्तान। उनको ये अहमियत दी जाए और उनके साथ बैठ के समझाया जाए और शायद बात को आगे बढ़ाया जाए। ये नहीं कहा जा सकता कि उनके साथ भी बात नहीं करनी, इंसर्जेंट्स के साथ भी बात नहीं करनी। आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग। फोर्स इस्तेमाल ही वहाँ होती है जहाँ बातचीत नाकाम हो जाए, और ये तासुर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बातचीत यहाँ वो बात यह है कि बातचीत होती है ना जब आप थोड़ी नरमी दिखाते हैं, जब सख्ती करते हैं तो फिर बातचीत क्या होती है, बिगड़ जाती है। फिर उन मामलात का इदराक करना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। वो सियासतदान बेहतर करते हैं, नेगोशिएट अच्छा करते हैं और मामलात को सुलझाव की तरफ ले एक सियासतदान की खासियत है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सुहेब, इंग्लैंड से सिटी साहब से क्या जानना चाहते हैं? तकरीबन 2 साल से इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के बीच एक जंग का सा समा है और ना खान साहब पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना इस्टेब्लिशमेंट। इस जंग का अख्ताम आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि खान साहब तस्लीम कर लेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता और वो डील कर लेंगे, या फिर इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ जाएगी कि खान साहब को सियासत से बाहर रखना इम्पॉसिबल है और वो पीछे हटेंगे? इस बारे में आप क्या कहते हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आप काफ़ी सारी बातें नहीं कह पाते और बहुत सारे सवालात होते हैं आपके सुनने वालों के जिनका जवाब आप वक्त की कमी की वजह से नहीं दे पाते। तो आप अपना एक अलग यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बना लेते कि जिसमें वो सब बातें जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं कह पाते वहाँ पर कहते हैं?
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ मैं YouTube ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ मैं ਇੱਥੇ नहीं कर सकता, तो वो भी बंद हो जाएगी। माहौल ऐसा है कि खुल के बात बड़ा मुश्किल है करना, टेंशन्स काफ़ी है हर जगह पे और टॉलरेंस बहुत कम हुई हुई है हर जगह पे सब सियासी जमातों में। तो आई थिंक थोड़ा सा तरीके से अब चलना पड़ेगा। तो कानून साजी भी इतनी हो चुकी है कि छोटी सी बात भी इधर उधर की हो जाए तो किसी को पसंद ना आए, खा वो गवर्नमेंट में हो या बाहर हो, वो कर देते हैं गड़बड़। तो ये तो सर्वाइवल मोड में है इस वक्त। तो बाकी बात ये हुई कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट, देखिए बात उस वक्त बात आगे बढ़ती है जब एक कमज़ोर पड़ जाए और एक हावी हो जाए। अगर दोनों कमज़ोर ना पड़ें तो फिर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो ये जो अब खान साहब ने बड़ी कोशिश की है किसी तरीके के साथ वो हावी हो जाए, मगर वो नहीं हो सके। और उनकी पार्टी भी एक पार्टी के तौर पे नहीं चलती। इतनी डिविजन्स हैं उनके अंदर, उनके अपने घर में इतनी डिविजन्स हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी कमज़ोर हुई हुई है इस वक्त। और फिर जैसे दिन गुजरते हैं लोग भी थक जाते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग बाहर में जब देखता हूँ, मिलता हूँ लोगों को, तो पहले गुस्सा था, फिर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हुई खान साहब के सपोर्टर्स में, फिर थोड़ी सी मायूसी हुई कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, ये भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया। अब वो स्टेज आई हुई है कि वो थोड़े से इंडिफरेंट होते जा रहे हैं। मतलब वो इंडिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसका मतलब है कोई तंजीम, कोई तहरीक नहीं चल सकती इस किस्म के माहौल में, कोई नहीं बाहर निकलेगा। और खान साहब ने फिर ये भी धमकियाँ दे रहे हैं कि ईद के बाद मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, दे ऑल फेल। तो इस किस्म के माहौल में जो बैलेंस है वो टिल्ट हो रहा है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में। और वो इसलिए भी हो रहा है कि एक तरफ जो महंगाई है उसको भी रोक दिया गया है, कुछ मरीम नवाज़ के अच्छे कुछ इक़दामात हैं उनकी भी असर पड़ रहा है लोगों के ऊपर, छोटे वो चीज़ें कर रही हैं। पंजाब के अंदर न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। इसी तरीके के साथ नून PTI के अंदर जो डिविजन्स हैं वो भी मायूस कर रही हैं लोगों को, यार है कि ये गंडापुर की कर है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, वो ऐसा ही बंदा है, वो फलाने दा। तो ये सारी वजह से आई थिंक इमरान खान की जो तहरीक है वो कमज़ोर हो रही है। इसलिए ज़रूरी है कि खान साहब बैठ के इस चीज़ को रिव्यू करें। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि जब खान साहब जब तक अपनी जो पोजीशन है, अपनी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, उसको असेस नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करेंगे फ्रॉम सम अदर रूट, तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी और वो रहेंगे जेल में। अब देखिए ना, आपके साथ तारीख़ के तो सबक आपके साथ है। जब बेनज़ीर को निकाला जाता था और मियाँ साहब को लाया जाता था तो बेनज़ीर अपनी कमज़ोरी को अपनी मजबूती बनाती थी। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ सॉरी करके बिच बढ़ जाते सन। जब वो बेनज़ीर को निकाला जाता था तो मियाँ साहब यही करते थे, सॉरी लड़ाई झगड़े बंद करके पहुँच जाते थे। तो फिर वो इस्तेमाल करते थे। अब खान साहब को भी चाहिए ना कि वो भी सॉरी करके कोई रास्ता निकालें अपने लिए। और जब ये रास्ते निकल आएंगे तो पावर मिल जाएगी तो फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है क्या नहीं करना। यही सबका यही रूट रहा है। पर खान साहब डटे हुए हैं कि नहीं, अब पता नहीं किस असूल पे वो डटे हुए हैं। जो लोग उनके असूलों की बात मानते थे या समझते थे वो ख़ुद मायूस हो रहे हैं हम कि यार इन्हें भी असूल दिखी गल है। बिकॉज़ लोग अपने काम करवाना चाहते हैं, वो MNAs MPs से काम करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमतें हों, उनकी पार्टी की हुकूमतें हों, प्रोविंसेस के अंदर उनके काम हो। PTI के तो कोई काम नहीं हो रहे। जो जहाँ हुकूमत भी है वहाँ भी लाइन पिटी हुई है इनकी, वहाँ भी करप्शन शुरू हो गई है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट तो अपना मौक़िफ़ चेंज नहीं करेगी। उनको तो लग ऐसे रहा है कि हम तो सेट हैं। इमरान खान को सोचना चाहिए कि अब रास्ता क्या इख्तियार करना है। और मेरी एक ही एडवाइस रही है कि यार आप फिक्र ना करें, आपने ख़ुद कहा हुआ है कि यू टर्न लेना एक सियासत का ज़रूरत होती है और वो उससे कोई हर्ज नहीं होता यू टर्न लेने में। लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं जब उनको नज़र आता है कि कोई फ़ायदा हो रहा है। तो एक आध यू टर्न फिर मार दें, ओपन करें अपने डोर्स टू विद द इस्टेब्लिशमेंट। जहाँ कोई बातें करनी है शुरू करें या करवाएं, कुछ थोड़ी बहुत कंसेशंस करें ताकि यार कुछ थोड़ी बहुत आपके ऊपर प्रेशर कम हो। प्रेशर कम होगा, आप किसी तरीके से बाहर निकलेंगे और फिर आप जाके बात आगे बढ़ाएंगे। आपको एक नई इलेक्शन चाहिए, जेल में बैठ के इलेक्शन नहीं मिलेगी आपको। इलेक्शन मिलेगी जब पार्लियामेंट में जाएंगे आप, फिर आपको इलेक्शन मिलेगी। अभी तो आपकी आवाज़ ही कोई नहीं सुन रहा और जो थोड़ी बहुत सुनाई दे रही थी वो भी बंद कर दी उन्होंने। तो इसलिए आई थिंक PTI नीड्स टू रिव्यू इट्स पॉलिसीज़। और ये अच्छी खबर थी कि अब वो इंडिपेंडेंट लोगों को कह रहे हैं कि तुसी जाके खान साहब को समझाओ, मगर मेरा नहीं ख्याल खान साहब उनकी बात मानेंगे।
अगर मानेंगे तो बुशरा बीवी की बात मानेंगे, बुशरा बीवी को मनाने की बात ज़रूरी है। आई थिंक पहले कोशिश की गई है, फिर करनी चाहिए। बाकी ठीक है, जितनी भी प्रेशर खान साहब के ऊपर पड़े फ्रॉम पार्टी और उन लोगों की तरफ से जिनको वो ट्रस्ट करते हैं, वुड बी बेटर। बट अगर आपके सवाल का जवाब ये देना है, मैं नहीं समझता कि शॉर्ट टर्म के अंदर कोई ब्रेक थ्रू का इम्कान है। इसके अलावा एजाज फारूक साहब फैसलाबाद से, फराज मुजफ्फर लॉस एंजल्स से, और अहमद केपी से, आमिर अहमद टोरंटो से, साजिद मलिक सऊदी अरब से, हारिस अजहर मुल्तान से, नुमान दुबई से, अली कराची से, तारिक नदीम सऊदी अरब से। आपके सवाल भी शामिल करेंगे, लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स में आपका एहतजाज हमने नोट कर लिया है और आइंदा के शो में हम कोशिश करेंगे कि पूरा शो आपके सवालों पर मबनी हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है। झूठ बोलते हो। फजूल बातें।